पहले राणा सांगा को गद्दार बताने की हिमाकत, अब कलश यात्रा पर सीधे सवाल और ऊपर से धर्मांतरण को भी जायज ठहराने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी के डीएनए में ही हिंदू विरोध की राजनीति बसी है। सुमन ने अब कलश यात्रा पर रोक लगाने की बात कह दी। सुमन उस पार्टी के नेता हैं जिसके मुखिया अखिलेश यादव संतों को सियासत से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद मस्जिदों में जाकर रणनीति तय करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये महज सुमन की जहर उगलती जुबान है या समाजवादी पार्टी का अघोषित एजेंडा। बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। कल ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की धरती से हुंकार भरी थी। कहा था सनातन में घुसपैठ नहीं बर्दाश्त होगी। घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बांटने वाली साजिशों पर भी प्रहार किया था। ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया था जो समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। और इसके ठीक 5 घंटे बाद जो हुआ वो योगी की चेतावनी का पहला जिंदा सबूत था। समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन खुलेआम हिंदू आस्था पर हमला कर बैठे। कहीं राणा सांगा को गद्दार कहा जाता है, कहीं कांवड़ियों को गुंडा करार दिया जाता है और अब तो कलश यात्रा पर रोक लगाने की भी धमकी दी जा रही है। सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को हिंदू प्रतीकों से इतनी नफरत क्यों है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती तो कलश यात्रा भी मत निकलने दो। जब ये कलश यात्रा निकाले जरूर चले जाना, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकले और टोली शोभा यात्रा को ये रोकना अगर चाहते हैं, रोक दे तो तुम कसम खा के कहना, तुम संकल्प ले लेना कि हमारी इतनी इज्जत देने के बाद भी ये बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। ये संकल्प आप। अब ये बताइए समाजवादी पार्टी के सांसद आखिर कलश यात्रा को रोकने की धमकी क्यों दे रहे हैं। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने वीर राणा सांगा को गद्दार बताया था और अब हिंदू आस्था को भी कुचलने का काम कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी लाल सुमन तो सनातन के खिलाफ जहर उगलते ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद कई मौकों पर तभी जुबान से हिंदू आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। मसलन कल ही उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को टारगेट करते हुए सनातन पर एक बयान दिया था जिस पर सवाल उठ रहे थे। मैं सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस बार तो हद ही हो गई। अखिलेश के नेता ने हिंदू आस्था की प्रतीक कलश यात्रा को रोकने की बात कह दी। इतना ही नहीं, रामजी लाल सुमन ने तो धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर भी हिंदुओं को ही घेर लिया। यानी यूपी में जो इस्लामिक साजिश रची जा रही है, जिस साजिश के पूरे नेटवर्क को योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया, उस साजिश पर भी विवादित बयान देते हुए हिंदुओं को टारगेट किया। अखिलेश यादव जी के मकान ढूंढने के बाद अगुनबाजत से दूर रहे, तो ये पिछले दिन क्या सोचे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें हिंदू आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये है
कि अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के सभी नेता हिंदू आस्था को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्या यही समाजवाद है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने के भीतर छांगुर से लेकर अब्दुल रहमान तक की कन्वर्जन गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन अब बिजनौर में इस्लामी साजिश का बेहद घिनौना चेहरा सामने आया है। एक मुसलमान ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, नशा दिया गया, इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसकी किडनी बेचने की साजिश रची गई। लेकिन अब इस गैंग पर योगी फोर्स का हंटर चल चुका है। गोल घेरे में खड़े इस शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है तारिक, जिसकी साजिश थी एक हिंदू लड़की को फंसाकर उसके साथ दरिंदगी, जिसका अंजाम यह हुआ कि अब यह दरिंदा तारिक योगी फोर्स के शिकंजे में है। पहले बलरामपुर में छांगुर का कन्वर्जन नेटवर्क, फिर आगरा में अब्दुल रहमान की धर्मांतरण गैंग और अब बिजनौर में इस्लामिक कन्वर्जन का ऐसा सनसनीखेज केस जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। धर्मांतरण की ये ऐसी कहानी है जिसमें प्यार के जाल में फंसाकर नशा देकर निकाह के नाम पर इस्लाम कबूल कराया जाता है। लड़की की किडनी बेचने की कोशिश की जाती है, जहर देकर हत्या की साजिश रची जाती है। उसके द्वारा उसकी किडनी को बेचने का प्रयास किया जा रहा था और इस किडनी बेचने के प्रयास में वो उसको ऋषिकेश और दिल्ली भी ले गया था। इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त तारिक अंसारी है, इसको हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। वो मौलाना और जो दो अन्य उसके गवाह हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर काम करना उस हिंदू बेटी के लिए कितना जानलेवा हो सकता है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पीड़िता को तारिक नाम का युवक एक कपड़े की दुकान में नौकरी देता है। यहीं से साजिश का पहला चैप्टर शुरू हुआ। सहारनपुर मुरादाबाद से आना जाना, देर रात ड्रॉप, पति पत्नी में दरार, सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था। धीरे धीरे तारिक ने उसे किराए के कमरे में रखकर लगातार रेप किया और फिर नशे में उसका धर्मांतरण करवाया गया, जहां मौलवियों ने उसे बुर्का पहना दिया और मुसलमान घोषित कर दिया। उसका नाम आयशा रख दिया गया। 50 लाख में उसकी किडनी बेचने की कोशिश हुई, जहर देकर मारने की साजिश हुई। किडनी बेचने वाला प्रकरण है, संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जितने भी इसमें अभियुक्त सम्मिलित हैं सभी के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात कान्हा की नगरी मथुरा की करते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के सामने मीट पकाए जाने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते मीट पकाने वाले मुस्लिम शख्स पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन इस घटना के सामने आने से बढ़के हिंदू संगठनों ने पूरे ब्रज क्षेत्र में ही शराब और मीट पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग कर दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जितना भी ब्रज क्षेत्र लगता है, पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस बिक्री तो होए ना। 1-1 किलो के पैकेट बनाकर पूरे मथुरा में जहाँ प्रतिबंध क्षेत्र है वहाँ सप्लाई होता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, कान्हा की नगरी से श्रद्धालुओं का प्रेम, वहीं हुआ आस्था पर आघात। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के सामने मीट बेचने पर बवाल। हिंदू संगठनों का ऐलान, मथुरा में लगे मीट वाली साजिश पर लगाम। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, देश विदेश से जहां रोज हजारों की तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, उसी जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के सामने मीट पकाने और बेचे जाने के मामले में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मीट पकाए जाने की जानकारी जब हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद खुलेआम ठेले पर मीट पका रहे मुस्लिम शख्स को पकड़कर पुलिस थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हिंदूवादी संगठनों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये सामने में जो तिरपाल से ढका गया है उसी के ठीक पीछे में मांस बेचने की घटना सामने में आई थी, जो हिंदूवादी संगठनों को पता चले था और उसके बाद उन्होंने विरोध दर्ज कराया था और उसके बाद अब 25 तारीख की ये घटना है, इस पर अब FIR दर्ज हो चुकी है। हिंदू संगठनों का विरोध इसलिए भी है क्योंकि नियम के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थान के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
लेकिन उसके बावजूद ठीक जन्मभूमि के गेट से चंद कदमों की दूरी पर मीट वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद अब कान्हा के भक्तों ने पूरे ब्रज क्षेत्र में ही मीट और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। मांस प्रतिबंध होना चाहिए, शराब प्रतिबंध होनी चाहिए और एक नाम का खेल जो चल रहा है वो भी बंद होना चाहिए। यहाँ ये सब अवैध बिक्री की जा रही है मांस एवं नशे की, इसको बंद करा जाए। ब्रज 84 कोष से योगी सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमको दिखना नहीं चाहिए। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर, 2 से 3 किलोमीटर दूर कुछ भी हो चलेगा, पर मंदिर के आसपास नहीं चलेगा। ये राज्य का और राधा रानी का आशीर्वाद होना चाहिए ब्रज के ऊपर कि ब्रज में नहीं रहे तो ही अच्छा है। गेट नंबर 1 के सामने ही जिस बस्ती में ये मांस खुलेआम पकाया जा रहा था, उसके आसपास ही कई प्रसाद और फूल बेचने की दुकानें हैं, जहां से भक्त प्रसाद खरीदते हैं। लेकिन वो भी इस बात को नहीं जानते कि उनकी पीठ के ठीक पीछे मीट वाली साजिश खुलेआम चल रही है, जिस पर अब भारी विरोध के बीच श्री बांके बिहारी गो सेवा संस्थान के साथ दूसरे हिंदू संगठनों ने भी ऐलान कर दिया है कि मथुरा में मीट वाली साजिश अब नहीं चलेगी। तमाम लोगों का विरोध है कि यहाँ पर मीट मांस को बैन करना चाहिए। पूरे के पूरे ब्रजमंडल में ये मीट मांस बंद होना चाहिए और यहाँ से दूर कहीं जो कहा जाए कि 2 किलोमीटर का जो रेडियस है उस जगह पर कहीं पे भी मीट मांस नहीं बेचा जाए। कैमरामैन सौरभ के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां मकान बनाए जाने के दौरान हो रही खुदाई में जमीन से एक प्राचीन शिवलिंग निकला, जिस पर एक तरफ आस्था का सैलाब उमड़ आया तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का विरोध भी दिखाई दिया। और इसके पीछे वजह थी वो जमीन जहां से शिवलिंग निकला है। इस जमीन पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या क्या दावे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चंदौली का मुस्लिम मोहल्ला, खुदाई में शिवलिंग मिला। सावन में भोले का अवतार, भक्तों की श्रद्धा अपार। यूपी के चंदौली में उस समय श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया जब वहां धपरी गांव में एक इमारत बनाए जाने के काम के दौरान हो रही खुदाई में जमीन से एक प्राचीन शिवलिंग मिलने की खबर सामने आई। जैसे ही आसपास के गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैली, सैकड़ों की तादाद में भोले के भक्त शिवलिंग अवतार के दर्शन करने पहुंचे और फिर साफ सफाई कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। साथ ही बेलपत्र और जल चढ़ाकर उनकी पूजा की गई। लेकिन इस मौके पर वहां विवाद भी जमकर हुआ और इसके पीछे की वजह थी वो जगह जहां ये शिवलिंग मिला। जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाले सकलैन अपनी जमीन पर मकान बनवा रहे थे और इसी की खुदाई के दौरान जमीन से शिवलिंग निकला, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने उस जगह पर काम रोकने की मांग की। साथ ही जमीन को सरकारी बताते हुए उस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, जिससे मुस्लिम समुदाय भड़क गया और दोनों पक्षों के बीच तगड़ी बहस हो गई। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजें लेके मेरे पास आइए, कैसी जमीन है, क्या बैनामा है। मेरा लेखपाल आ गया है, पीछे बैठा हुआ है, चेक कर रहा है। एक एक तथ्य हम जांच करेंगे, जो सही होगा वही काम करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति से करेंगे। जमीन सरकारी है या उस पर अवैध कब्जा है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन हिंदू पक्ष ने जहां से शिवलिंग निकला है उसे पवित्र स्थान बताते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है, जिससे इलाके में तनाव है और इसे देखते हुए प्रशासन ने वहां सतर्कता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भोजशाला के बाद मध्य प्रदेश में एक नया विवाद सामने आया है। इस बार विवाद यहां के विदिशा में प्राचीन विजय सूर्य मंदिर को लेकर खड़ा हुआ है। दरअसल कुछ हिंदू संगठनों ने नागपंचमी के मौके पर मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी है, लेकिन परिसर को मस्जिद बताकर पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद से हिंदू संगठनों में नाराजगी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी। यहां मंदिर के सबूत भी मिले हैं, इसलिए पूजा की अनुमति दी जाए। देखिए ये रिपोर्ट। जिस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था, जिस मंदिर पर मस्जिद बना दी गई, जहां मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मध्य प्रदेश के उस मंदिर के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। विदिशा में विजय मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई छिड़ गई है और उसका कारण है जिलाधिकारी का एक जवाबी पत्र। दरअसल हिंदू संगठन आने वाली नागपंचमी यानी 29 जुलाई को मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर बुद्धवेश कुमार वैद्य को आवेदन देकर विजय मंदिर का ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने मंदिर को मस्जिद बताते हुए पूजा की अनुमति नहीं दी और फिर यहीं से शुरू हो जाता है विवाद।
जिला कलेक्टर के पत्र से मंदिर को मस्जिद बताए जाने से हिंदूवादी संगठन बेहद नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को तो हटा दिया गया, लेकिन हिंदूवादी संगठन आज भी अपनी मांग पर अड़े हैं। उनकी मांग है कि विजय मंदिर को खोला जाए ताकि सनातनी लोग वहां पूजा कर सके। बस कलेक्टर साहब से इस बार फिर हम आवेदन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हमें नागपंचमी पर दरवाजे खोलकर, पट खोलकर हमें पूजन करने का अवसर दिया जाए। उड़ीसा का निवासी में मांग नहीं, हमारी ये अधिकार है। ये हमारा मंदिर है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर है। यहाँ पर हमारे नाग देवता के और सूर्य देवता की मूर्ति रखी हुई है। हम पहले कई वर्षों से पूजन करते हैं, लेकिन विवाद भी नहीं है। सारे विवाद हट चुके, ना मुस्लिम पक्ष का विवाद है, ना हिंदू पक्ष का विवाद है। हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं को पूजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल जिस विजय मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, उसे राजा परमार ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था और दावा किया जाता है कि 18वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बना दी थी। 1965 की आई बाढ़ में मस्जिद का ढांचा गिर गया, जिसके बाद खुदाई कर ढांचे के मलबे को हटाया गया। मलबे के हटने के बाद यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले, जिसके बाद एएसआई ने इसे हैंड ओवर ले लिया और ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मामला कोर्ट में भले ही विचाराधीन है, लेकिन जो सबूत साफ आंखों से दिख रहे हैं वो बताते हैं कि आक्रांता औरंगजेब ने कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मंदिर के नीचे देवी देवताओं की प्रतिमा है और यहाँ पर साफ तौर से शिवलिंग दिखाई देती है। वहीं गेट से जैसे ही अंदर प्रवेश किया जाएगा तो अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलती है। वहीं म्यूजियम में एक से बढ़कर एक देवी देवताओं की प्रतिमा अद्भुत है, जो समकालीन बताई जाती है। विजय सूर्य मंदिर विदिशा की तर्ज पर ही नई संसद का निर्माण हुआ है। प्राचीन विजय सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विजय मंदिर के यदि एरियल व्यू को देखें तो यह संसद भवन की तरह ही दिखता है। दोनों की ही आकृति त्रिभुजाकार है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह संसद की तरह ही मंदिर की ऊंचाई भी 150 गज के करीब थी और इसी विरासत को वापस पाने के लिए हिंदू संगठन कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और नागपंचमी के मौके पर अपने आराध्य की पूजा के लिए अनुमति मांग रहे हैं। विदिशा से दीपेश शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में 12 साल बाद 2 भाई आमने सामने बैठे और इस तस्वीर के बाद एक बार फिर से सियासत की रसोई में खिचड़ी पकने लगी। मौका भले ही उद्धव ठाकरे का जन्मदिन हो, जिस मातोश्री से राज ठाकरे ने नाता तोड़ लिया था, जहां से बाला साहेब ठाकरे की छत्रछाया छूटने के बाद दोनों भाइयों के रास्ते अलग अलग हो गए थे, वहीं आज 12 साल बाद राज ठाकरे फिर उसी दरवाजे पर दिखाई दिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज। तेरह साल बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई। भाइयों की नजदीकी बीजेपी के लिए खतरा। महाराष्ट्र में जिन 2 चचेरे भाइयों के बीच तलवार खिंची थी, अब वो दोनों एक बार फिर साथ आते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 13 साल बाद अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया। इस मौके पर मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। तमाम चीजें यहाँ पर देखिए, नारे भी जो है लगाए जा रहे हैं। आप इनसे भी बात करेंगे। आज राज ठाकरे 13 साल बाद मातोश्री पर आए हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? आज पूरे महाराष्ट्र को ये हमारे अभिमान का क्षण है। आज सम्मानीय राज साहब ठाकरे भी यहाँ पे आके गए। आज 20 साल बाद ठाकरे बंधु भी आपने देखा एक साथ आ रहे। शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनका जन्मदिन है। पूरे महाराष्ट्र में आज एक उत्साह का वातावरण। कुछ दिन पहले ही दोनों भाई 2 दशक बाद एक मंच पर एक साथ नजर आए थे। उस दौरान उद्धव और राज ठाकरे ने कहा था कि हम महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने के लिए एक साथ आए हैं। दोनों भाइयों ने वर्ली में एक साथ विजय रैली को संबोधित करते हुए आगामी नगर निगम चुनाव साथ मिलकर लड़ने का संकेत भी दिया था। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई थीं। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। उनकी नाराजगी की वजह उद्धव ठाकरे ही माने जाते हैं। ऐसा माना गया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में ज्यादा तवज्जो देने लगे थे
इसी वजह से राज ठाकरे नाराज हुए और नई पार्टी MNS का गठन किया। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही पार्टियां मराठी मानुष को लेकर अपनी सियासत करती हैं। दोनों ही पार्टियों का एजेंडा महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की पैठ बढ़ता देख दोनों भाइयों ने ये फैसला लिया है? हालांकि राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि महाराष्ट्र में दोनों भाइयों की नजदीकी बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। मुंबई से नीतीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों ने शादी की तो बिना धर्म बदले शादी अवैध मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने डीसीपी स्तर के अधिकारी से आर्य समाज सोसाइटीज की जांच करने के भी आदेश दिए। आर्य समाज विपरीत धर्म के लोगों की शादी का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। 29 अगस्त तक पर्सनल हलफनामे के साथ इस पर रिपोर्ट देनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें सेनूर पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सेनूर पर अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे थे। आरोपी ने याचिका लगाकर केस रद्द करने की मांग की थी और दलील यह दी थी कि आर्य समाज में शादी कर ली है और अब लड़की बालिग है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि दोनों ने बिना धर्म बदले ही शादी कर ली, इसीलिए इस विवाह को अवैध ठहराया जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शादी को अवैध बताया और याचिका खारिज करते हुए जांच का आदेश दे दिया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भिड़ंत होगी। इस फैसले के ऐलान के साथ ही देश हैरान है। सियासत से लेकर संत समाज, खेल जगत से लेकर आवाम, सभी इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहलगाम के जख्म हम इतनी जल्दी भूल गए? क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई शिथिल पड़ गई? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना भारत की मजबूरी बन गया है? देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से आए हथियारबंद हमलावरों ने पहलगाम में ऐसा नरसंहार किया, किसी भी भारतीय का खून खौल उठे। अभी ना तो गुनहगार पकड़े गए हैं और ना ही कोई फांसी तक पहुंचा है, लेकिन लगता है कि हम 3 महीने में सारे जख्म भूल चुके हैं। तभी तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के मुकाबले में एक मैदान पर दिखने जा रही है। 14 सितंबर को यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, आखिर क्यों? क्या पहलगाम के जख्म इतनी जल्दी भर गए? बीसीसीआई का विरोध करते हैं और ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं बीसीसीआई की। वैसे बीसीसीआई ठोकेगा तब कोई मैच नहीं होगा, मगर शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को। सिर्फ मैच की अनाउंसमेंट नहीं है, देश के साथ एक खिलवाड़ है, जहां एक तरफ सरकार और सेना ऑपरेशन चला रहे हैं, इनको सिर्फ अपने प्रमोशन की पड़ी है। तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं इसके। कोई मैच नहीं होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। क्या होता है इसमें? ये तो भावनाओं के खिलाफ जाते हैं हमारे। हमें मैच नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जाहिर है देश के दिल में पहलगाम में जिन निर्दोष लोगों की जान गई, उनके लिए सम्मान है। जनता ही नहीं, क्रिकेट जगत से भी आवाज आ रही है, पाकिस्तान के साथ न पहले खेला और न अब खेलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी समर्थकों से चुभते हुए सवाल पूछे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी कह रहे थे कि बम और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन क्रिकेट तो चल सकता है क्योंकि ये उनका बेटा चलाता है। बहिष्कार गैंग अब गृह मंत्री का बॉयकॉट करेगा या मैच का मजा लेगा? कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दलों ने इस मैच का विरोध किया है। मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है, हालांकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। सियासत ही नहीं, संतों में भी इस मैच को लेकर नाराजगी है। अयोध्या के संतों का सवाल है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों होना चाहिए। भारत के खिलाड़ियों से मांग करूंगा कि कभी भी ऐसे आतंकवादियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, जो हमारे सनातनियों को धर्म पूछ करके गोली मारने का काम करेगा। क्या ऐसे जिहादी कभी अपना हो सकता है? क्या उसे खेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और देश के सबसे प्रधानमंत्री से ये गलत है। हिंदुस्तान शेर है और वो है गीदड़, और गीदड़ से शेर मुकाबला नहीं करता है। तो गीदड़ जो होता है
वो गीदर से यही कहता हूं कि तुम अपने पाकिस्तान में ही मैच खेलो, शेर से पंगा मत लो। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी मैच हिंदुस्तान में नहीं खेला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट मैच का देशव्यापी विरोध हो रहा है। किसी को भी ये फैसला हजम नहीं हो रहा। आपको इस मैच के शेड्यूल के बारे में भी बताते हैं। यूएई में होने वाला एशिया कप 2025 के सभी मैच 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच संभव है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं। सुपर 4 स्टेज मैच में दूसरा मैच होगा और अगर फाइनल में पहुंचे तो तीसरा मैच भी होगा। बहरहाल अब नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले को लेने के लिए अधिकृत वही है। क्या संतों से लेकर सियासत तक की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा होने से पहले आतंकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारे क्रिकेटर मैदान में उतरेंगे? जवाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भीड़ में अफवाह और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा क्या होता है, ये हरिद्वार से आई भगदड़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भगदड़ जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर मची, जहां हजारों लोग देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हादसे में मौतों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। देवभूमि पर जहां सावन में लाखों करोड़ों भक्त जुटे हैं, भगदड़ क्यों मची? क्या किसी अफवाह फैलाने की साजिश थी? जब अफरा तफरी मची तब मौके पर हालात कैसे थे, देखिए इस रिपोर्ट में। भगदड़ मची और भगदड़ में ये क्या सारा का सारा कांड हुआ। भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। आस्था के सैलाब में कैसे फैली अफवाह? मनसा देवी मंदिर में हादसा या साजिश? हरिद्वार में पहाड़ों पर बसे मनसा देवी में लोगों की अपार आस्था है। सावन में भक्तों की भारी भीड़ मौजूद थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भीड़ में जब भगदड़ मची होगी तो लोगों की कैसी हालत हुई होगी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वही सीढ़ी है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं, जिस तरह से कहा गया कि बिजली के तार और पोल की बात सामने आई है, फिलहाल इस रास्ते पर, इस सीढ़ी पर कहीं भी ऐसा बिजली का पोल और तार नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह से कहा जा रहा है हादसा हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही कि आखिर क्या बिजली भी एक प्रमुख वजह रही है। भगदड़ को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी चलाई जा रही है, लेकिन सबसे मूल में अफवाह ही है। पहली अफवाह फैली कि सीढ़ियों के किनारे लगे तारों में करंट दौड़ गया है, जिससे पैनिक फैला। दूसरी अफवाह फैली कि कुछ श्रद्धालु सीढ़ियों पर फिसल गए हैं, जिससे खुद को बचाने में अफरा तफरी मची। मृतकों और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सीढ़ी का भीड़ बढ़ गई, दोनों तरफ के आदमी, बच्चे थे, बूढ़े थे। जगह कम थी, भीड़ ज्यादा हो गई तो व्यवस्था बिगड़नी। वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया था, उसी चक्कर में गिर गया, बहुत आदमी नुकसान हो गया। लेकिन पुलिस करंट दौड़ने और फिसलने वाली बातों को फर्जी अफवाह बता रही है। शुरुआती जांच में जो पता चला है कि सीढ़ियों पर करंट नहीं फैला है, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही नहीं था। मनसा देवी ऊपर आने वाले यात्री ऊपर जाना चाह रहे थे धनपतिया बाबा पे, वहाँ पे जाने से रोकने पर भगदड़ मची और भगदड़ में ये क्या सारा का सारा कांड हुआ है। कहाँ से होगा जब इस रास्ते में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है किसी का, तो करंट कहाँ से आएगा? बस ये तो उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है, हम क्या बताएंगे इसमें। हादसे के बाद अब प्रशासन जांच की बात कह रही है, लेकिन प्रशासन ये नहीं बता रहा है कि जब भगदड़ मची तो सरकारी अमला कहाँ था, क्या कर रहा था। क्या उसको अंदाजा नहीं था कि सावन में इतनी भीड़ जुटेगी तो कोई हादसा भी हो सकता है? जबकि पिछले कुछ महीनों में ही देश के अलग अलग शहरों में भगदड़ के भयानक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। पूरे हादसे को लेकर साजिश का शक गहरा रहा है, क्योंकि जब कनेक्शन नहीं था तो करंट फैलने की अफवाह कैसे फैली। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया।
अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भगदड़ सिर्फ हादसा है या सावन में श्रद्धालुओं के साथ साजिश की गई है? जांच जारी है। जल्द ही साजिश या हादसे का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर जब मंदिर और सीढ़ियों पर भगदड़ मची तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में प्रशासन और उसकी व्यवस्था है, क्योंकि हादसे की तस्वीरें यह पूछ रही हैं कि मंदिर जाने के रास्ते पर सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग वहां पर क्यों नहीं की गई थी, मंदिर आने जाने का रास्ता क्यों तय नहीं किया गया। करंट की अफवाह फैली तो प्रशासन कहां था? सावन और संडे फिर भी भीड़ का अंदाजा प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया? हादसे के बाद जांच तो की जा रही, लेकिन जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो अब जीवन भर इस प्रशासनिक लापरवाही और अफवाह से हुए हादसे का दंश झेलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर प्रशासन का हंटर चल रहा है। हत्या, रेप, लूट, चोरी, छिनैती, गौ तस्करी करने वालों के एक एक गुनाह का हिसाब किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर्स को ढूंढ ढूंढ कर उनको ऐसा सबक सिखाया जा रहा है, अगर जिंदा रहे तो जीवन भर याद रहेगा। आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, कासगंज, मथुरा और बुलंदशहर की तस्वीरें जरा आप देखिए। मेरठ में दिन दहाड़े हत्या करने वाला आरोपी अबरार अब पुलिस की गोली से घायल हो गया, तो फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी, उसके पास से तमंचा, जिंदा, कारतूस और खोखे बरामद हुए। कासगंज में पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ 2 एनकाउंटर किए गए। पहला गौकशी का और दूसरा 10 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। ये अपराधी समाज के लिए खतरा बन चुके थे, जिनको अब उत्तर प्रदेश पुलिस कानून का पाठ पढ़ा रही। लेकिन क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। आगरा, मेरठ और फिरोजाबाद में अपराधी लंगड़े हो चुके हैं। जब तक जिएंगे तो तरीके से रहेंगे, नहीं तो फिर ट्रिगर दबेगा, गोली निकलेगी और हर अपराध का हिसाब कर देगी। फिरोजाबाद में बदमाश भानु हिस्ट्री शीटर, उसकी खतरनाक क्राइम कुंडली है। पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। सूचना पर जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो खुद को घिरता देख पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा, लेकिन पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट कर लिया। भानु 50,000 का इनामी है, जो 15 सालों से फरार चल रहा था। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इस 50,000 के इनामिया अभियुक्त गोविंद का हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। कासगंज में पुलिस ने 24 घंटे में 2 मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गो तस्कर गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल की बच्ची के रेप करने वाले आरोपी को लंगड़ा कर दिया। गो तस्करों से गोवंश के साथ कई और जानवर, गोकशी करने के उपकरण, पिकअप गाड़ी और 3 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, उसका नाम सलमान है और वो नदरई थाना कासगंज का रहने वाला है। उसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे इसी तरह के पंजीकृत हैं। अन्य लोगों का भी आपराधिक इतिहास छाना जा रहा है। इसमें कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। यूपी का कोई ऐसा इलाका या शहर नहीं है जहां अपराधियों पर पुलिस की नजर ना हो। यूपी के हर बदमाश की क्राइम कुंडली पुलिस ने निकाल ली है। अब जैसे जैसे अपराधियों का पुलिस से एनकाउंटर होगा, उनके जुर्म का हिसाब होगा, जिसकी बानगी हम हर दिन अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरों में देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं आसमान से बरस रही आफत की, जिसकी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जहां पहाड़ तिनके की तरह टूटकर गिर रहे हैं, तो मैदानी इलाके टापू बने दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि पानी पानी हुए इन शहरों में सैकड़ों लोग बेघर हो गए, तो वहीं उनके सामने अब खाने पीने की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं दर के मकान, कहीं तिनके की तरह टूटे पहाड़, आसमान से बरसी आफत, कैसे मिले राहत। देश के आधे हिस्से में इस समय बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पेड़, पहाड़, मकान
दुकान सब के सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के वटवा इलाके की, जहां भारी बारिश की वजह से पूरा का पूरा इलाका टापू बन गया है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है और हर जगह पानी का कब्जा दिखाई दिया। भारी बारिश की वजह से वहां मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से कई लोग आने जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेते नजर आए। न मात्र ये वटवा इलाका बल्कि अहमदाबाद के काफी सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी भरे हुए लोगों को दिक्कत हो रही है। और कॉरपोरेशन जिस तरह से दावा कर रहा है कि पानी का जल्दी से निकाल हो रहा है, जल्दी से लोगों की हालाकी को दूर किया जा रहा है, लेकिन वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग मजबूरी में बाहर निकले वो भी कमर के ऊपर तक पानी में डूबे दिखे। वहीं पानी भरने की वजह से गाड़ियां बंद हो गई, जिन्हें लोग धक्का देकर ले जाते दिखाई दिए। वीराना से हाँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से बच्चे हुए कुआं कलेक्शन। कितना पानी है आगे? डांड भर पानी है। हाँ। अच्छा, कॉरपोरेशन को क्या कहोगे? ये कहेंगे कि थोड़ा सुधार करें। हाँ। सुधार करें। दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत बहुत हो रही है। रिक्शा वाला पूरा घूम जाते हैं, कितने में बच्चों को लेके वहाँ बीबी तालाब से पैदल चलते चलते और रिक्शा वाले पलट जाते हैं, पैसे ही ज़्यादा मांगते हैं। इधर का कोई निकाल करवाना चाहिए, रास्ता में कितना पानी भरा है। अपन तो निकल सकते हैं, बच्चों को कैसे लेके निकाल? बच्चों का कितना टेंशन है इधर की साइड में। थोड़ा इधर की समस्या का हल निकालिए।